हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अगर आप पिछले एक साल में देखें तो आईटी सेक्टर ने जबरदस्त अंडर परफॉर्म किया है। 14% डाउन रहा कंपेयर टू निफ्टी, जो कि इसी टाइम पर फ्लैट रहा। और कल के दिन हमने देखा कि किस तरीके से जो मार्केट में हमें रैली देखने को मिली, उसकी वजह थी आईटी सेक्टर। तो क्या आईटी सेक्टर में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है? क्या ये सेक्टर अब ऐसे स्टेज पर पहुंच गया है जहां से हम इसे टर्न अराउंड स्टोरी कह सकते हैं? तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही हम जो आईटी सेक्टर के 3 दिग्गज स्टॉक्स हैं उनकी फेयर वैल्यूएशंस को डिस्कस करेंगे कि क्या है उनकी फेयर वैल्यूएशन। और दोस्तों, एज यूजुअल हम अंत में मार्केट के बारे में बात करेंगे कि मार्केट में नियर टर्म आउटलुक क्या है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आईटी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों इस सेक्टर में हमें इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम आईटी सेक्टर के मॉडल को समझें तो उनका मॉडल बिलिंग मॉडल पर काम करता है, यानी कि जितने लोग कंपनी में काम कर रहे हैं हर किसी की पर आवर बिलिंग होती है, इसी मॉडल पर पे किया जाता है। तो कंपनी ये होप में रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेस करें, कंपनीज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डालें, ताकि पर पर्सन की हम बिलिंग कर सकें। तो अक्सर ये काम थोड़ा मैनुअल टाइप का होता था। हालांकि हम आईटी सेक्टर में ऑटोमेशन तो करते थे, लेकिन जो ऑटोमेशन हम करते थे वो भी एक तरीके से मैनुअल काम होता था। अब जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है और कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो वो लेते थे आउटसोर्सिंग के, वो क्लाइंट्स उनको कह रहे हैं कि आपको इतने लोगों की क्यों ज़रूरत है, आप एआई यूज़ करिए, लोगों को कट करिए। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि आप जो हमारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसके लिए आपको इतने पैसों की क्यों ज़रूरत है, अब तो आधा काम आपका एआई कर देगा, तो बिलिंग को कट करिए। और इस सब का नुकसान कंपनी को उठाना हो रहा है। तो अगर आप देखें चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो क्लाइंट्स नो लॉन्गर इम्प्रेस्ड विद बिग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज। दोस्तों, क्या होता था कि ये कंपनीज जो है ना 4 साल 5 साल 6 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी, मल्टी मिलियन डॉलर समटाइम्स बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसमें वो एंड टू एंड पूरा सोल्यूशन देती थी। यानी कि हम आपके लिए सॉफ्टवेयर भी बना देंगे, हम आपके पुराने सिस्टम को मेंटेन भी कर देंगे, हम आपके लिए बीपीओ भी खोल देंगे, हम आपके लिए टेस्टिंग भी कर देंगे, सारे जो कहते हैं ना चीज़ें करते थे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े वैल्यूज़ के होते थे और वो कई कई सालों चलते थे, और उसमें 400 500 हज़ार लोग एक प्रोजेक्ट पर काम करते थे। तो इस तरीके से उनकी जो रोजी रोटी इतने सालों से चल रही थी। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है, तो अब क्लाइंट्स कह रहे हैं कि भैया बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आप भूल जाइए। नाउ दे आर डिमांडिंग स्मॉलर एग्जीक्यूटिबल डील्स दैट डिलीवर इमीडिएट रिजल्ट्स। तो वो कह रहे हैं कि हमको ये टास्क करवाना है, ये छोटा सा टास्क करवाना है, आप 1 महीने में हमें करके दे दीजिए, 1 हफ्ते में करके दे दीजिए, 4 दिन में कर दीजिए, हम उस हिसाब से पे करेंगे। जो टास्क हमें नहीं चाहिए उसका हम पे नहीं करेंगे। ओके, दिस फोर्स्ड आईटी फर्म्स टू चेंज सेल्स स्ट्रैटेजी। तो पहले उनका मोटो होता था, पूरी टीम जाती थी और कई चक्कर लगाती थी। पहले वो ड्यू डिलिजेंस करते थे और उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस और कई तरीके की मीटिंग्स होती थी, और फिर जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था। तो अब उन्होंने अपने सेल्स स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया है। अब जो छोटी कंपनी थी जैसे कोफोर्ज, तो छोटी कंपनी को चेंज होने में कम वक्त लगता है क्योंकि लोग कम होते हैं, साइज थोड़े होते हैं, क्लाइंट्स थोड़े होते हैं। तो उन्होंने तो फटाफट अपने चेंजेस कर दिए, और इसीलिए आप देखेंगे जो छोटी आईटी कंपनीज हैं वो ज़्यादा चल रही हैं। तो कोफोर्ज और परसिस्टेंट टाइप की कंपनीज ने फटाफट नीड को समझा और अपने सेल्स टेक्निक को और काम करने के तरीकों को बदला, जिसका उन्हें फ़ायदा मिलता। और उन्होंने वीकली प्रपोजल्स भी देने शुरू कर दिए कि भाई इस हफ्ते का ये काम हम कर देंगे, इतने पैसे आप मुझे दे दीजिए। और बीएफएसआई जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर है उस पर उन्होंने फोकस किया। तो अब इस एआई के डेवलपमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स अब डिलेड हो जा रहे हैं, क्लाइंट्स जो हैं
अपने खर्चे कम कर रहे हैं, बिलिंग रेट्स को कम कर रहे हैं कि हम कम पैसे देंगे। और अनसर्टेनिटी ऑन प्राइसिंग, तो प्राइसिंग का जो इनके पास कमांड था कि इतने पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, वो अब उस तरीके से कमांड नहीं कर पा रहे। सो लीडर्स आर अंडर प्रेशर टू शो दे कैन टर्न डिसरप्शंस इनटू अपॉर्चुनिटी। तो अब इन कंपनीज के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, तो हम कंपनीज को उस तरीके से अब मोल्ड करना है ताकि नए ज़माने की कंपनी बन सके। अब देखिए, ये जो चैलेंजेस थे ये एफआईआईज ने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था और इसी वजह से वो ज़बरदस्त आईटी सेक्टर में और उनके शेयर्स में ज़बरदस्त सेलिंग करना शुरू कर दिए थे। और अगर उनका डेटा देखें सेलिंग का तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स टर्न बेयरिश, पुल्ड आउट नियरली 50,000 करोड़ फ्रॉम आईटी। तो आईटी में 50,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग कर दी और वो जितने वैल्यू की होल्डिंग रखते थे उसको 2 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 2 लाख करोड़ घटा दिए। यानी कि जितना शेयर पहले वो होल्ड करते थे उससे 2 लाख करोड़ के शेयर उन्होंने बेच दिए इन जस्ट 6 मंथ्स। तो आप देख सकते हैं यही वजह है कि जो हमें आईटी सेक्टर में 14% की एक साल में गिरावट देखने को मिली। अब देखिए, वो जो शेयर्स उन्होंने बेचे होंगे उसे खरीदा किसने होगा? आपने खरीदा होगा और डीआईआई ने खरीदा होगा, उनके पास भी आपका पैसा होता है। तो उन्होंने इतना खरीद कर भी आईटी सेक्टर को वो बचा नहीं पाए। तो इसलिए डीआईआई के खरीदने से मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और निफ्टी आईटी क्रैश्ड 18% ईयर टिल डेट, बिकमिंग द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन 2025। तो आज के दिन कोई आईटी सेक्टर पे बुलिश नहीं है। हाँ, जिन्होंने खरीद लिया है तो उनके पास बुलिश होने के अलावा कुछ चारा नहीं है, लेकिन रियलिटी आप देखेंगे तो इंडस्ट्री एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है और आगे क्या होगा ये सोचने वाली बात है। अब और भी क्या प्रॉब्लम्स देखिए कि राइजिंग वेज कॉस्ट। हम जानते हैं आईटी सेक्टर की सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो जब भी आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम आती है पहला निशाना क्या होता है? सैलरीज को मत बढ़ाओ, बोनस मत दो, इंसेंटिव्स मत दो, हायरिंग्स पे फ्रीज लगाओ और ले ऑफ्स करो। वही इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रहा है। तो वीक डिमांड भी हमें देख रहा है। ये टैरिफ वैरिफ के चक्कर में अगर आप देखिए तो लोग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं, अनसर्टेनिटी का दौर चल रहा है। एंड जेन एआई रिड्यूसिंग नीड फॉर लार्ज लेगेसी टीम। तो जैसे होता था पहले के ज़माने में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था तो सैकड़ों लोगों की हायरिंग होती थी, जिसमें सीनियर लोग भी होते थे, जूनियर भी होते थे। एक तरीके से जो कहते हैं ना कि रिक्रूटमेंट के ड्राइव्स चलते थे, वो ज़माना अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। इन कंपनीज़ को कम लोगों के साथ चलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा एआई को यूज़ करना है, मतलब आपको ज़्यादा एफिशिएंट बनना है, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आपका ज़माना ख़त्म। तो एफआईआईज ने क्या किया कि आईटी को बेचकर उन्होंने फाइनेंशियल्स में एंट्री की और उन्होंने अपने एसेट्स अंडर कस्टडी में 11% का राइज किया, यानी कि 11% उन्होंने शेयर्स अपने बढ़ा दिए, शोइंग अ क्लियर चेंज इन ग्लोबल इन्वेस्टर प्रेफरेंस। तो आज के दौर में कोई भी ग्लोबल जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आईटी सेक्टर में बुलिश नहीं है, भले ही वो कुछ भी कहे, लेकिन डेटा इसके विपरीत है। तो आईटी सेक्टर की आज अगर हालत देखें आप तो वो थोड़ा सी ट्रैजिक कहानी दिखती है। तो सेंटिमेंट इन आईटी रीच्ड पीक पेसिमिज्म विथ एनालिस्ट कंपेयरिंग इट टू अ शेक्सपियर इन ट्रेजेडी। तो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज होती थी आप जानते हैं, उसमें एक हीरो होता था, बहुत पावरफुल होता था और फिर उसका डाउनफॉल होता था। वो डाउनफॉल उसकी खुद की गलतियों की वजह से भी होता था और जो उसके दुश्मन या जो कंडीशंस उसके सराउंडिंग होती थी उसकी वजह से होता था। तो वही कहानी आईटी सेक्टर की भी हमें दिख रही है। अब जेन एआई ये कंपनीज तो अडॉप्ट कर रही है और इन्हें करना भी पड़ेगा, लेकिन क्या इसका फ़ायदा होगा, क्या इसका नुकसान होगा? तो इसमें दोनों चीज़ का हो सकता है, नुकसान भी होगा और फ़ायदा भी होगा। तो बिकेम अ डबल एजेड स्वॉर्ड व्हाइल इट कट कॉस्ट, यानी कि आप 5 लोगों का काम एक आदमी से करा सकते हैं। इट ऑल्सो डिफ्लेटेड प्राइजिंग पावर। तो
अब अगर आप क्लाइंट बोलेगा आपको एआई यूज़ करना है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमें इतने लोग चाहिए और इतना हमें पैसा देना है, वो आप नहीं कमांड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लाइंट बोलेगा आप तो एआई यूज़ कर रहे हैं, आपको इतने पैसे की क्या ज़रूरत है, आपने एक बंदा रखा है, एक बंदे का हम पैसा दे देंगे। तो इसकी वजह से उनको नुकसान भी हो रहा है। पहले की तरह उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अब मिलने मुश्किल है। साथ ही जैसे कि मैंने कहा, क्लाइंट्स बिगन डिमांडिंग मोर फॉर लेस, स्क्वीजिंग मार्जिन फर्दर। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है, उनको भी पता है कि इनका बिजनेस डाउन जा रहा है, तो वो और स्क्वीज करते हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो भाई हम इतने रेट पे देंगे, वो फ़ायदा उठाते हैं। जब बूमिंग इकॉनमी होती है तो ये लोग कहते हैं कि भाई आपको हमसे करवाना है तो करवा लो, नहीं तो हमारे पास बहुत क्लाइंट है। तो इस तरीके से इकॉनमी काम करती है। अब यहाँ पर आईटी सेक्टर का क्या होगा, तो यहाँ पे देखें तो रिकवरी इज एक्सपेक्टेड बट ओनली आफ्टर अ लॉन्ग पेनफुल साइकिल 12 to 18 months of restructuring, reskilling and business model invention। तो जैसे कि मैंने कहा, ये कंपनीज ना अब एक रीस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही है। अब बिल्कुल नए अवतार में आना है, नई सेल्स स्ट्रेटजी, नई बिजनेस स्ट्रेटजी और नई एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी पुराने मॉडल पर काम नहीं करेगा। और जब आपके 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हर एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उसमें बदलाव लाना इतना आसान नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो अब इन्हें कम से कम 1-1.5 साल लगेंगे उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना, और अगला 12 से 18 महीना इन कंपनीज के लिए पेनफुल रहने वाला है। आप देखेंगे कि वहाँ पर सैलरी में कटौती होगी, उनके वेरिएबल्स इंसेंटिव्स नहीं दिए जाएंगे, फ्रेशर्स की हायरिंग रोकी जाएगी, ले-ऑफ्स तो होने ही होने हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं। तो अब अगले 12 से 18 महीने तक ये कंपनीज में हमें काफ़ी तबाही देखने को मिलेगी, और तभी हमें मौका भी मिलेगा इनमें से कुछ एक अच्छी कंपनीज को पिक करके उसमें पोजीशंस बनाने का। क्यों? क्योंकि वो शेयर्स डर्ट चीप प्राइस पर मिलेंगे। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड RA, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब अगर 3 दिग्गज कंपनियों की हम बात करें, इन्फोसिस, HCL और TCS, इनकी क्या कहानी है, क्योंकि इनसे हमें पता चलेगा कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। तो इन्फोसिस जो है मोर एग्रेसिव देन पीयर्स, ये एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने गाइडेंस को बढ़ाया, तो 1 to 3% किया, जो कि पहले 0 to 2% था, मामूली से बढ़त की। लेकिन कहते हैं ना, जब आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे होते हो तो एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ भी आपके लिए बड़ा ट्रिगर का काम करती है, और शायद इसीलिए हमें कल के दिन इन्फोसिस में तेजी भी देखने को मिली।
और साथ ही इन्फोसिस ने कुछ एक्विजिशंस की हैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से ऐसा इनको उम्मीद है कि इसकी वजह से इनके मार्जिन्स और रेवेन्यू बढ़ेंगे। साथ ही इनका अगर आप देखिए तो एक प्रोजेक्ट मैक्सिमस है फॉर मार्जिन एक्सपेंशन। तो एक उनकी मुहिम चल रही है, उसमें कहते हैं कि कई तरीके उन्होंने अपनाए हैं, जो चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से उनके कॉस्ट घटेंगे और मार्जिन बढ़ेगी। तो ये काफ़ी जोर शोर से अभियान चल रहा है। मुझे नहीं पता ये कितना इफेक्टिव है, लेकिन इसकी वजह से भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट है मार्केट में। अब HCL टेक को देखें तो ये मॉडरेटली ऑप्टिमिस्टिक है। इन्होंने भी अपना रेवेन्यू आउटलुक को थोड़ा रेज किया है, बट कट मार्जिन गाइडेंस सिग्नलिंग ग्रोथ विल कम एट अ कॉस्ट। तो इस कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है कि ठीक है, हम ग्रोथ पर बेट करेंगे, लेकिन थोड़ा हमारा मार्जिन घट जाएगा, तो हम ग्रोथ पर फोकस करेंगे, ना कि मार्जिन को बढ़ाने पर। तो ये कंपनी की स्ट्रेटजी है। TCS को अगर आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसका मार्जिन सबसे ज़्यादा है, 24.5% का मार्जिन है, बट ग्रोथ तीनों के टर्म में वीकेस्ट है। TCS का जो मेन स्ट्रेंथ है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी पर है, और इसी वजह से इन्होंने 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। और जो BSNL कॉन्ट्रैक्ट जो इनका अभी इन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया, उसकी वजह से भी इनके नंबर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। अब ईच मेजर प्लेयर इज फॉलोइंग अ डिफरेंट प्लेबुक, बट ऑल आर स्ट्रगलिंग विद अ जेन AI शिफ्ट। तो जेन AI आने से पहले क्या होता था, इन सब की कॉपी बुक स्ट्रैटेजी होती थी। सभी के सभी कंपनीज एक तरीके से, एक प्रोसेस से काम करती थी, सेल स्ट्रैटेजी भी सेम, सब कुछ सेम होता था। अगर आपको एक कंपनी से उठाकर दूसरी कंपनी में बिठा दिया जाए तो आपको अंतर भी नहीं पता चलेगा, हूबहू एक जैसी ऑपरेशंस होती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री में अब बदलाव हुआ है। बदलाव क्यों हुआ है? क्योंकि हर कंपनी अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रही है और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है, और किसी को नहीं पता कि सही सोल्यूशन क्या है। तो लोग अपने अपने तरीके से जा रहे हैं और देखना पड़ेगा कि कौन जीतता है। तो कौन जीतेगा? तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ओल्ड आउटसोर्सिंग मॉडल इज फेडिंग। पुराना मॉडल अब नहीं चलेगा। जो भी उस पर काम कर रहा है, आप मान के चलिए उस कंपनी का अंत नजदीक है। हेडकाउंट ड्रिवन रेवेन्यूज वोंट सर्वाइव। तो पहले ऐसे होता था, जितने लोग भर लो और हर एक की बिलिंग करो, पैसे ही पैसे आएंगे, लेकिन अब वो नहीं चलेगा, इतना आसान नहीं रहेगा। तो जीतेगा कौन? जिसने AI को पहले अडॉप्ट किया एट अ लार्ज स्केल। देखिए, हर कोई AI यूज़ करता है, हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप 40-50 हज़ार आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ तक अगर आपने AI को बढ़ा दिया, आपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, तभी आप जीत पाएंगे। बिल्ड ग्लोबल पार्टनरशिप विद स्ट्रॉन्ग निश वर्टिकल्स। आपको पुराने जो आपके डोमेन में आप काम करते थे, उससे हट के कुछ नए एरियाज़ को ढूंढना पड़ेगा। क्या ये चिप वगैरह के सेगमेंट में भी जा सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। रीस्किल देयर वर्कफोर्स टू हैंडल A1 क्लाउड नेटिव प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप देखेंगे IT सेक्टर में, अगर आप जाएंगे तो जो 30-35 साल से ऊपर के लोग होते हैं, वो सीखना बंद कर देते हैं जब तक कि कंपनी उन्हें फोर्स नहीं करती है, और एक ही काम को 10-10, 15-15 साल तक करते रहते हैं। तो अब उन सबको रीटूल, रीस्किल करना पड़ेगा। IT sector isn't dying, it's transforming into leaner, smarter, AI-powered industry with new leaders likely to emerge। अब देखिए, ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये कहीं भी जा सकता है। इसमें हो सकता है कुछ कंपनीज बर्बाद भी हो जाए, और कुछ कंपनीज जो छोटी कंपनीज हैं वो बड़ी कंपनीज बन जाए। तो ये दौर जो है IT सेक्टर में काफ़ी मैं कहूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, और आगे कुछ भी हो सकता है। अब आइए दोस्तों, इन तीनों स्टॉक्स के वैल्यूएशंस की बात करते हैं कि क्या है इनकी फेयर वैल्यू। तो अगर आप देखें तो TCS का जो प्राइस है इस वक्त देखिए 3100 का है, और हमारे हिसाब से इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो 2930 के आसपास बनती है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। वहीं अगर इन्फोसिस का अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो क्या है, तो इसकी वैल्यूएशन अगर आप देखिए तो ये निकल कर आती है
1351 और आप देख सकते हैं कि प्राइस इस वक्त 1495 है, यानी कि ये भी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। और वहीं HCL टेक की क्या कहानी है, तो HCL टेक को अगर आप देखें तो यहां पर इसका इस वक्त प्राइस चल रहा है 1495 और इसका फेयर वैल्यू है 1077। तो ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो क्यों ओवर वैल्यूड है? क्योंकि अगर आप HCL टेक को देखें तो एक साल में वो सिर्फ 10% डाउन रहा है, जबकि इन्फोसिस करीब 20% डाउन रहा है और TCS करीब 31% डाउन रहा है। तो HCL टेक में कम गिरावट आई है, इसलिए वो अभी तक वैल्यू जोन पर नहीं पहुंचा। हम जानते हैं दोस्तों, कभी भी स्टॉक जब गिरता है तभी हमें वैल्यू मिलती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वैल्यू हमने कैसे निकाला, तो मैं आपको दिखाता हूं कि हमने कैसे निकाला। तो यहां पे अगर आप देखिए तो ये इन्फोसिस का हम यहां पर वैल्यू निकालकर आपको दिखाएंगे। ये हमारा एक टूल है जो हमारे इन्वेस्ट फॉर अल्फा लर्निंग प्रोग्राम जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके साथ हमने शेयर किया था, और इसको यूज करके हम वैल्यूएशंस कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा और भी टूल्स का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे तमाम पैरामीटर्स हमें डालने पड़ते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बीटा, टैक्स रेट क्या है, इक्विटी वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कैश एंड कैश एक्विवेलेंट्स क्या है और डेट कितना है। तमाम हमें पैरामीटर्स यहाँ पर डालनी पड़ती है और इसके बाद हम ये डेटा डालकर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है। तो वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमें क्या मिल रही है, 1351 हमें वैल्यू मिल रही है इन्फोसिस की, उसकी फेयर वैल्यू मिल रही है और प्राइस कितना चल रहा है 1495। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। तो तीनों में से अगर आप देखें तो HCL और TCS ये थोड़ा वैल्यू जोन के नज़दीक हैं, लेकिन अभी भी वैल्यू जोन से ऊपर है। HCL काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अब इसमें से हमारा पिक क्या होगा, तो हमारा पिक आप जानते हैं क्या होगा, TCS ही होगा। नंबर वन रीज़न क्या है कि वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स उनके साथ हैं। दूसरा रीज़न क्या है कि उनका डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखेंगे, ज्योग्राफी का डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा है और अलग अलग वर्टिकल्स में भी काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। लोग कंपनी का मजाक उड़ाते हैं कि बहुत ज़्यादा वो एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं है, लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका कोई टक्कर नहीं है और इस कंपनी में किसी तरीके का कोई विवाद भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी हमारी पिक रहेगी IT सेक्टर में और काफ़ी सालों से यही पिक हमारी रही है। अब आइए क्विकली आज का मार्केट डेटा भी स्टडी कर लेते हैं, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज 21 अगस्त है और आज एक बार फिर हमें मार्केट ग्रीन में दिखा, 33 पॉइंट्स अप रहा और हम कन्विंसिंगली 25,000 के ऊपर क्लोज हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल IV और पुट IV दोनों में ही मार्जिनल गेन हुआ है, यानी कि थोड़ा बुलिशनेस कम होती हुई हमें दिख रही है। पुट कॉल रेशियो में हम देखिए एक बार फिर हमें बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। जो ट्रेंड हम देख रहे थे कि जब भी पुट कॉल रेशियो में बहुत ज़्यादा राइज दिखता है वो टिक नहीं पाता है। विक्स भी उसी रेंज पर बना हुआ है, कोई मेजर बदलाव नहीं है। आज के दिन भी आप देखिए तो कोई फ्रेश एडिशंस नहीं हुई है निफ्टी फ्यूचर्स में, कोई OI ऐड नहीं हुआ है, OI इनफैक्ट कट हुआ है। तो ये बुलिशनेस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्यों पोजीशंस ऐड नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट मंथ में ज़रूर ऐड हुई है, कल के दिन भी आप देखिए नेक्स्ट मंथ में ऐड हुई थी अच्छी खासी और आज भी हुई, यानी कि पोजीशंस अब नेक्स्ट मंथ को जा रही हैं। ये महीने ऐसा लगता है कि कुछ खास ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। जैसे मार्केट्स चल रहे हैं थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, उसी पे जाने वाले हैं और असली खेला नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट हो गया। प्रीमियम्स को अगर आप देखिए वहाँ पर क्या है, मोटा मोटा सेम है। तो अब देखिए आप इतनी पोजीशंस ऐड हुई, प्रीमियम्स में कोई राइज नहीं हुआ, तो मोस्ट लाइकली ये शॉर्ट पोजीशंस ही बनी है। टर्नओवर वाज ओके, मैं इसे बुरा टर्नओवर नहीं कहूँगा। और एडवांस डिक्लाइन आप देखिए बिल्कुल 50% के आसपास है, यानी कि ज़्यादा स्टॉक्स नहीं चढ़ रहे हैं। और आज अगर सेक्टर्स भी देखें तो वहाँ पर कोई सेक्टर में ज़्यादा ना तो तेज़ी देखने को मिली और ना ही गिरावट। तो ओवरऑल आज का डेटा मॉडरेटली बेयरिश है, इसमें बुलिशनेस
नहीं दिख रही है। तो आइए अब चार्ट की भी क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर हमें क्या दिखता है, तो पिछले कई हफ्तों से आप देखिए किस तरीके से मार्केट नीचे गिर रहा है और उसके बाद हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, गैप अप देखने को मिला। तो क्या यहाँ से मार्केट रिकवर होकर न्यू हाई पे जाएंगे? इसको जानने के लिए थोड़ा हम पीछे चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सेलिंग हुई थी, वही पैटर्न लगभग था और उसके बाद हमें राइज भी देखने को मिला और फिर नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल देखने को मिला। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा? टू अर्ली टू से, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई भी कंपनी के परफॉर्मेंस में पॉजिटिव नहीं, तो ये उसी पैटर्न पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या यहां से थोड़ा हम और ऊपर जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, जैसे कि यहां आपने देखा, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट होने के ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स में बदलाव नहीं हो रहा है। अब अगर डेली चार्ट में देखें तो वहां पर क्या सिचुएशन है। कल के दिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि इस मार्केट का टॉप 25,165 है, लगभग वहीं पर से ही मार्केट्स ने रिबाउंड किया इंट्राडे में। तो क्या यहां से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, डीआईआई बाइंग कर रहे हैं। अगर आपने हेवी वेट्स में बहुत सारे पैसे लगा दिए तो मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है, जैसा कि हमने कल के दिन देखा आईटी सेक्टर को खरीद कर चढ़ाया गया। लेकिन यहां पर अगर मैं टेक्निकल्स को देखूं, अगर यहां पर कोई भी सिग्निफिकेंट बाउंस हमें देखना है तो पहले यहां पर एक डाउन कैंडल हमें दिखना चाहिए और फिर हमें एक अप कैंडल दिखना चाहिए, तभी हम उस रैली को थोड़ी रिलायबल मानेंगे। अदरवाइज यहां से मार्केट को रिबाउंड करना चाहिए। तो 25,165 ही हमारा नियर टर्म टॉप है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।